India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी के फैसले के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिकाओं को आज 18 सितंबर को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। जस्टिस कांत, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस भुइया की 3 जजों की पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस रवि कुमार मौजूदा सुनवाई में नहीं बैठे थे और ऐसे में मामले को फिर से सूचीबद्ध करना पड़ा। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने 27 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा गया। इसमें शामिल है पहला, प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्ति से संबंधित पीएमएलए की धारा 5, 8, उपधारा 4, 15, 17 और 19। दूसरा, पीएमएलए की धारा 24 सबूत रिवर्स बर्डन से संबंधित इस संबंध में न्यायालय ने कहा है कि प्रावधान का अधिनियम के उद्देश्य के साथ उचित संबंध है। और तीसरा ये कि पीएमएलए की धारा 45 को जो जमानत के लिए दोहरी शर्तें प्रदान करती है, इस संबंध में कहा गया कि संसद 2018 में निकेश ताराचंद शाह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए सक्षम थी, जिसने शर्तों को खारिज कर दिया था। इस निर्णय के बाद वर्तमान पुनर्विचार याचिका दायर की गई। जस्टिस खानविलकर के रिटायरमेंट के साथ ही तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना ने याचिकाओं पर बता दें आपको कि विचार करने के लिए पीठ की अध्यक्षता की और 25 अगस्त 2022 को नोटिस जारी करते हुए सीजेआई रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि फैसले के कम से कम 2 निष्कर्षों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पहला, वर्तमान मामले की सूचना, रिपोर्ट या ईसीआईआर की प्रति अभियुक्त को नहीं दी जानी चाहिए। और दूसरा, निर्दोषता के अनुमान को उलटने का अधिकार बरकरार रखना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें कहा गया कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो अदालती कार्रवाई में उपस्थित है या सहायता कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल द्वारा मामले का भी उल्लेख करने और मामले के सुव्यवस्थित करने के लिए समय मांगने के बाद कोर्ट ने छूट दी। सिब्बल के उल्लेख के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि निर्देश एक सप्ताह तक प्रभावी नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें कहा गया है कि केवल उन वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो या तो अदालती कार्रवाई में उपस्थित हैं या सहायता कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल द्वारा मामले का उल्लेख करने और मामले को सुव्यवस्थित करने के लिए समय मांगने के बाद कोर्ट ने छूट दी। सिब्बल के उल्लेख के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि निर्देश एक सप्ताह तक प्रभावी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि उसी अधिकारी को पहले अवैध पेड़ काटने के आरोप में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मुख्यमंत्री के कार्यों पर कड़ी आपत्ति जताई और सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम
बदलते युग में नहीं है जहां भी राजा बोले कम से कम लिखित के कारण के साथ ही दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। जब उनका अपने मंत्री और मुख्य सचिव से मतभेद था सिर्फ इसीलिए कि वह मुख्यमंत्री हैं और वह भी कुछ कर सकते हैं, या तो उस अधिकारी को बरी किया जाना चाहिए या विभाग की कार्रवाई बंद की जानी चाहिए। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ANS नाडकर्णी ने मुख्यमंत्री के फैसले का बचाव करते हुए तर्क दिया। मुख्यमंत्री के पास ऐसी नियुक्तियां करने का विवेकाधिकार था। प्रारंभ में पीठ ने मुख्यमंत्री को अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देने पर विचार किया। हालांकि वकील की दलीलों के बाद बेंच ने इसे अपने आदेश में दर्ज नहीं करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही राज्य ने अगली सुनवाई के दौरान विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान करने का वादा किया। वन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की एक रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया अधिकारी की नियुक्ति वन जीवन संरक्षण में शामिल हितधारकों में विश्वास पैदा नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं का मामला अभी भी शीर्ष अदालत में विचाराधीन है और अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अभी भी लंबित है। CEC की रिपोर्ट अधिवक्ता अभिजय नेगी द्वारा दायर एक शिकायत पर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की संशोधित धारा 80 DD को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से इनकार किया, जो जीवन आधार पॉलिसी के ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पॉलिसी के तहत जमा की गई राशि को बंद करने और उस दिव्यांग व्यक्ति के लाभ के लिए जमा की गई राशि का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करती है, जिसके लिए पॉलिसी खरीदी गई थी। ये उल्लेख करना उचित है कि IT एक्ट की धारा 80 DD में संशोधन से पहले 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दिव्यांग आश्रित के लाभ के लिए जीवन आधार पॉलिसी खरीदने वाले देखभालकर्ता या ग्राहक के पास पॉलिसी के तहत जमा की गई राशि को बंद करने और दिव्यांग आश्रित के लाभ के लिए जमा की गई राशि का उपयोग करने का विकल्प नहीं होता था, क्योंकि देखभालकर्ता की मृत्यु होने पर भी उस राशि का उपयोग दिव्यांग व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा सकता था। इस संबंध में वर्ष 2017 में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने उन कठोर मामलों पर प्रकाश डाला था जहां पर दिव्यांग व्यक्तियों को अपने माता पिता के जीवन काल के दौरान भी वार्षिकी या एक मुश्त भुगतान की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय का अनुरोध स्वीकार करते हुए वित्त अधिनियम 2022 की धारा 21 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 80 DD में संशोधन किया गया। याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 2014 में बहुत पहले बनाई गई पॉलिसी के संबंध में IT एक्ट की धारा 80 DD में किए गए संशोधन के पूर्वव्यापी संचालन की मांग की, क्योंकि उक्त वर्ष में ऐसी पॉलिसियां बंद कर दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि यदि संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया तो ये पॉलिसी के उद्देश्य और लक्ष्य को ही विफल कर देगा, जिसे दिव्यांग व्यक्ति के लाभ के लिए डिजाइन किया गया, जिसे देखभाल करने वाले मृत्यु की स्थिति में उन्हें वित्तीय संकट में न रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी सहारा फंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 अगस्त 2012 को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की कंपनियां SIRECL और SHECL निवेशकों से जमा की गई राशि को 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करेगी। बता दें कि ब्याज धनराशि जमा करने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक के लिए देय होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी के पीठ ने सहारा समूह के अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई है।
सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार 25,000 करोड़ रुपए से बाकी 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्तियां बेचने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में न्यायालय ने साथ ही जोड़ा कि संपत्तियों को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए। इसे सर्किल रेट से कम कीमत पर बेचने की स्थिति में न्यायालय की पूर्व अनुमति लेना होगा और ऐसे में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दो कंपनियों को 2008 और 2011 के बीच उनके डिबेंचर में निवेश करने वाले 2 करोड़ से अधिक छोटे निवेशकों को 15% ब्याज के साथ 25,000 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया था। जमा राशि सेबी के पास जमा करने का भी निर्देश दिया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने के समक्ष ये मामला था और जिसने लगभग पूरे दिन इस पर सुनवाई की और इसे 4 सितंबर के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया। बता दें आपको कि इस सुनवाई में इस बात पर पर्याप्त बहस हुई कि सहारा द्वारा जमा की जाने वाली शेष राशि को कैसे वसूला जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में उसकी जमानत याचिका पर जल्द ही सुनवाई की मांग की गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर आतंकवाद विरोधी कानून या UAPA के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चूंकि मामला पहले ही 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसीलिए तारीख आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। शर्जील इमाम, उमर खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों का कथित रूप से मास्टरमाइंड होने के आरोप में UAPA और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया। इमाम के वकील ने बताया कि उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील 28 महीने से लंबित है और मामले को कई बार सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद भी ये अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इस बेंच में शामिल जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा है कि उनके सामने प्रतिदिन 80 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध होते हैं और इमाम की अपील अन्य सह आरोपियों की इसी प्रकार की अपीलों के साथ अगले महीने के निश्चित समय पर सूचीबद्ध की जाती है। चूंकि अपील 7 अक्टूबर को दोपहर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, इसीलिए तारीख को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि आवेदन खारिज किया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मानहानि से जुड़े हुए मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को मिली सजा को चुनौती देने के मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। मेधा पाटकर की याचिका पर LG वीके सक्सेना के वकील ने साकेत की सेशन कोर्ट में जवाब दाखिल करने किया है और वहीं LG के वकील ने अदालत से मेधा पाटकर को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का आग्रह करते हुए कहा है कि पाटकर की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि मेधा पाटकर की याचिका पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। मेधा, आपको बता दें कि कोर्ट ने मेधा पाटकर से अपील की कि कॉपी अपने हस्ताक्षर के साथ जज की आधिकारिक ईमेल पर भेजने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय कर दी गई। दरअसल 27 जुलाई को एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने साकेत कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगाते हुए वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया था, जिसमें कोर्ट ने 1 जुलाई को मेधा पाटकर को 5 महीने की कैद और 10 लाख रुपए की जुर्माने की सजा दी थी। साथ ही मजिस्ट्रेट ने 1 जुलाई को भी सुनवाई की गई इस सजा को 30 दिनों तक निलंबित रखने का आदेश भी दिया था। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल स्टाफ जेल में मोबाइल फोन के अनधिकृत कब्जे में पाए जाने वाले कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष साझा करता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवा, जस्टिस मीनाक्षी आई,
मेहता और जस्टिस राजेश भारद्वाज की 5 जजों की पीठ ने कहा कि केवल जेल स्टाफ की सक्रिय मिलीभगत से ही कैदी के पास कथित तौर पर मोबाइल फोन का अनधिकृत कब्जा हो सकता है। बाद में संबंधित जेल स्टाफ कैदी के साथ प्रतिनियुक्ति दोष साझा करता है और न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कैदियों को जेल कर्मचारियों द्वारा तलाशी लेने के बाद ही सेल में रखा जाता है और जब तक कि इस कर्तव्य को पूरा करने में विफलता ना हो, कैदी को मोबाइल फोन के साथ आवंटित सेल में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और नहीं दी जाएगी भी। ये भी कहा गया है कि कानून इस मुद्दे को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। न्यायालय ने कहा कि जेल कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी प्रतिरूपी दोष सिद्धि नहीं की जा सकती जो कि कैदी को सेल में मोबाइल फोन ले जाने में दोषी ठहरा देते, जो संबंधित जेल में उसे आवंटित हो जाता है। पूर्ण न्यायाधीशों की पीठ का गठन 10 प्रश्नों के सेट पर निर्णय लेने के लिए किया गया। मामले में मुख्य प्रश्न ये था कि संबंधित नियमित न्यायालय द्वारा किसी भी दोष सिद्धि के बिना संबंधित कैदी से मोबाइल फोन के अनधिकृत कब्जे का पता चलने मात्र से ही उसे पैरोल का विशेषाधिकार मांगने से वंचित कर दिया जाता है, खासकर तब जब जघन्य अपराध में भी कुछ सख्त शर्तों के अधीन सक्षम अधिकार क्षेत्र की नियमित अदालतें संबंधित अभियुक्त को जमानत दे सकती है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कैदियों के पास मोबाइल फोन पाए जाने मात्र से ही पैरोल देने में इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस सबूत है। ये बेहद कठोर और दमनकारी है। तो जेल स्टाफ मोबाइल के अनधिकृत कब्जे का एक पूरा मामला है। अंचन कुमार बनाम पंजाब राज्य का दरअसल पूरा मामला है। कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष का साझेदार होगा, कोर्ट का ये कहना है, क्योंकि बिना जेल प्रशासन की मिलीभगत से कैदियों के पास फोन पहुंच जाए ये मुमकिन नहीं है। 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुना है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये अहम फैसला इस संदर्भ में आया है। तो कैदियों को कर्मचारी द्वारा तलाशी लेने के बाद भी सेल में रखा जाता है और उसके बावजूद भी अगर कैदियों के पास फोन मिलता है तो इसमें जेल प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार होगा। कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष का साझेदार होगा। पांच जजों की पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। वहीं गाजा में इजराइल के युद्ध के दौरान इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारत की कंपनी को मौजूदा लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नए लाइसेंस देने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया कि भारत का नरसंहार विरोधी संधि पर भारत हस्ताक्षर और समर्थन है। उसके तहत नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने के लिए बाध्य है और इसीलिए वह इजराइल को कोई सैन्य उपकरण या हथियार निर्यात नहीं कर सकता है, वो भी तब जब इस बात का गंभीर खतरा हो कि इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराध करने के लिए किया जा सकता है। इस याचिका में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 26 जनवरी के फैसले का हवाला दिया गया, जिसके तहत उसने गाजा पट्टी में अपराध को रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत दायित्वों के उल्लंघन के लिए इजराइल के खिलाफ अंतिम उपायों का आदेश दिया था। अंतिम उपायों के अनुसार अंतिम उपायों में सभी हत्याओं और विनाश पर तत्काल सैन्य रोक भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक
सैन्य हथियारों की ये निरंतर आपूर्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ पठित 51 उपधारा सी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि भारत को इजराइल को दी जाने वाली अपनी सहायता, विशेष रूप से सैन्य उपकरण सहित अपनी सैन्य सहायताओं को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इस सहायता का उपयोग जेनोसाइड कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून या सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य अनिवार्य मानदंडों के उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इजराइल को पहले से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार करने, नरसंहार के कृत्यों में योगदान देने या ऐसे तरीके से उपयोग न किए जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हो। हाल के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की कोई गलती न होने के बावजूद उसके खिलाफ तलाक की डिक्री देने में फैमिली कोर्ट द्वारा अपनाए गए यांत्रिक दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि शादी को रद्द करने की मांग से पति को फायदा नहीं हो सकता है, जबकि वैवाहिक रिश्ते के टूटने के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि वैवाहिक रिश्ते कब पूरी तरह से टूटते हैं, इसके कानूनी उपचार आखिर क्या है। एक मैरिज तब इर्रिट्रीवेबल ब्रोकन माना जाता है जब दोनों स्पाउस के बीच में रिश्ता इतना बिगड़ चुका हो कि उसे वापस ठीक करना मुमकिन ना हो और दोनों के बीच में समझौता होने की उम्मीद ना हो। ऐसे केसेस में मैरिज को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवास 2023 के केस में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, जो अंडर आर्टिकल 142 के पावर्स के तहत है। इसके जरिए कोर्ट एक मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, भले ही एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स पूरे ना होते हों। हालांकि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी आर्टिकल 142 के अंडर कुछ कंपेलिंग केसेस में इस बेसिस पर डाइवोर्स को दे सकती है। डाइवोर्स ग्रांट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस ग्राउंड को प्रूव करने के लिए प्रोलॉन्ग सेपरेशन, रिकंसिलिएशन के फेल अटेम्प्ट्स, कोहैबिटेशन की पॉसिबिलिटी ना होने के एविडेंस देना जरूरी होता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.